हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लेखराज प्रजापत सर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फेज स्पेस एंड फेज स्पेस ट्राजेक्ट्रीज। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है स्टूडेंट्स। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फेज स्पेस क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो है एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट, इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम किस यूज़ में लेते हैं? जब हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई पार्टिकल जो है उसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई और जेड जो है अगर होता है, तो हम इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए उसकी पोजीशन को यहाँ पर जो है दोस्तों डिफाइन कर देते हैं और उसकी पोजीशन एग्जैक्टली जो है हमें नोन हो जाती है एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर हम किसी वेक्टर को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, तो उस वेक्टर के तीन कंपोनेंट यहाँ पर आपको दिख पा रहे हैं। एक वेक्टर को हमने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर तीन कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड है किसी वेक्टर को जो है दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ए एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है, ए वाई जो है यहाँ पर वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है और ए जेड जो है यहाँ पर इसका जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है। यानी कि इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस वेक्टर की हमारे पास में शो करने के लिए, पोजीशन को शो करने के लिए, इसकी मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए भी हमें यहाँ पर तीन जो है कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो इस तरीके से हमारे पास में जब हमें पोजीशन स्पेस की हम बात करते हैं, यानी कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वहाँ हमें तीन जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन स्टूडेंट, ये तब होता है जब हमारा सिस्टम या पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारा पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, यानी हमारा सिस्टम मोशन में है, मोटिव में है, ठीक है दोस्तों, तो उस समय हमारे पास में जो हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है वो क्या उसे एक्सप्लेन कर पाएगा? नहीं स्टूडेंट, उसके लिए हमें एक दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट, एक ऐसे दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो है हमें रिक्वायरमेंट महसूस हुई और हमने एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर जो है कल्पना की उसकी। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टूडेंट हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ में हमने जो है मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को भी इन्वॉल्व किया। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट हमारे पास में एक्स वाई जेड तीन हो गए दोस्तों। इसी तरीके से हमारे पास में डायनेमिक यानी कि मोशन को शो करने के लिए हमने मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स यानी कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इनको जो है दोस्तों यहाँ पर हमने इंक्लूड किया। तो हमारे पास में टोटल जो दोस्तों 6 कोऑर्डिनेट हो गए, यानी कि एक्स वाई जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये हमारे पास में टोटल जो है 6 कोऑर्डिनेट हो गए किसी पार्टिकल की मोशन को, जो कि मोशन कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक स्पेस के अंदर। तो इस तरह के जो हमारे पास में जो स्पेस बनेगा दोस्तों, उसे हम बोलेंगे फेज स्पेस। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, लेकिन इसमें हमारे पास में 3 की बजाय हमारे पास में 6 कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। दोस्तों, अगर हम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं जिसमें कि 2 एक्सिस हो, एक एक्सिस जो है सिंपली मोमेंटम को शो करे और दूसरा एक्सिस सिंपली जो है पोजीशन को शो करे, तो इस तरह का हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा उसे जो है दोस्तों हम यहाँ पर फेज स्पेस के नाम से जान जाएंगे। यानी कि पोजीशन मोमेंटम स्पेस ही जो हमारे पास में फेज स्पेस कहलाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में एक्स वाई जेड लेकर। देन उसी तरीके से हम यहाँ पर फेज स्पेस में जब किसी स्टेट को जब हम शो करते हैं किसी सिस्टम की, देन दोस्तों उसको जो है यहाँ पर फेज पॉइंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फेज ट्राजेक्ट्रीज की। तो फेज ट्राजेक्ट्रीज क्या होती है दोस्तों? अगर हमारे पास में किसी पार्टिकल की मोशन को फेज स्पेस में ड्रॉ किया जाए, उसके पाथ को अगर ड्रॉ किया जाए स्टूडेंट, तो उसकी मोशन को फेज स्पेस में जिस नाम से जाना जाएगा उसे बोलेंगे हम फेज ट्राजेक्ट्री स्टूडेंट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ फेज ट्राजेक्ट्रीज की और उसके एग्जाम्पल्स की। पर उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पर बेल आइकन को भी जो है आप प्रेस कर दें, जो कि आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई देगा। इससे स्टूडेंट क्या होगा कि जो मेरी नई वीडियो आएंगी उनका अपडेट आपको जो है दोस्तों मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि है फ्री पार्टिकल। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर फ्री पार्टिकल के लिए जो है फेज ट्राजेक्ट्रीज जो है ड्रॉ करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं फेज हमारे पास में ट्राजेक्ट्री हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें यहाँ पर उसके लिए मोमेंटम और पोजीशन की वैल्यू जो है चाहिए होगी, तभी तो हम उसे जो है फेज स्पेस में ड्रॉ कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास में फ्री पार्टिकल जो होता है उसके ऊपर नेट फोर्स जो होता है दोस्तों 0 होता है, और नेट फोर्स जो होता है हमारे पास में उसको हम पोटेंशियल की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि पोटेंशियल जो है उसमें पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 टाइम और उसका नेगेटिव जो है हमारे पास में
फोर्स की इक्वल होता है दोस्तों। तो यहाँ से अगर फोर्स की वैल्यू अगर हमारे पास में जीरो है तो उसका सिंपल मीनिंग हो गया कि पोटेंशियल जो है कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहा होगा, देन ही हमारे पास में यहाँ पर जो है फोर्स की वैल्यू जीरो हुई है। यानी कि हमने यहाँ पर जो है दोस्तों सिंपली पोटेंशियल को जो है कांस्टेंट ले लिया दोस्तों, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर जो पोटेंशियल है एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट सपोज कर लिया है, तो अगर हम इसे जो है कांस्टेंट लेकर करेंगे तो भी हमारे पास में जो है फेज ट्राजेक्टरी उसी तरीके से बनेगी। और अगर हम इसे जीरो कर लेंगे, पोटेंशियल को अगर हम जीरो कर लेंगे तो भी हमारे पास में फेज ट्राजेक्टरी सेम ही बनने वाली है, क्योंकि वो वेरी तो करेगी नहीं दोस्तों, जिससे एक्स और पी एक्स हमारे चेंज हो जाएंगे तो वो वैल्यू वेरी हमारे पास में नहीं करेगी। तो हम उससे जो है यहाँ पर जीरो ले रहे हैं सिंपली, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए दोस्तों। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप हमने यहाँ से इक्वेशन से जो है पी की वैल्यू निकाली सिंपली, क्योंकि हमारे पास में प्लस माइनस रूट ऑफ 2m है, यानी कि हमारे पास में मोमेंटम जो है वो प्लस माइनस रूट 2m ही है। और आप यहाँ से देख सकते हैं इक्वेशन से कि आपका यहाँ जो मोमेंटम है वो पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि वो पोजीशन से फ्री है। यानी कि अब हम जो है इसको ड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक जो है फेज स्पेस ड्रॉ किया, जिसमें हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट जो है वो मोमेंटम को शो कर रहा है और एक कोऑर्डिनेट हमारे पास में सिंपल जो है पोजीशन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ जो है वो हमारे पास में जो है ओरिजिन है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर प्लस और माइनस दो हमारे पास में मोमेंटम की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम प्लस वाली ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने जो है सिंपली प्लस वाली वैल्यू ड्रॉ कर ली, क्योंकि हमारे पास में एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। उसी तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर नेगेटिव वाली वैल्यू भी जो है ड्रॉ कर ली, जो हमारे पास में ये भी जो है पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। स्टूडेंट फेज ट्राजेक्टरीज के लिए हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। देन स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में हमारे पास में जो टोटल एनर्जी की टर्म होती है वो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी है वो आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रही है px² डिवाइडेड बाई 2m, और हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है दोस्तों हाफ kx²। ये इस तरीके से हैं। तो यहाँ से सिंपली जो हम यहाँ पर x और px की टर्म में जो है हम इसे वैल्यू निकालेंगे। तो हमने जो है यहाँ पर ई का जो है डिवाइड कर दिया सिंपली। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ई का डिवाइड करने पर हमारे पास में इक्वल जो है साइन उसकी तरफ में हमारे पास में 1 आ जाएगा सिंपली, और ई जो है वो डिवाइड में हो गया है हमारे पास में। तो अब हम यहाँ पर जो है इन्हें एक हमारी जो इलिप्स की फॉर्म होती है दोस्तों उसकी फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमने जो नीचे वाली वैल्यू दोस्तों यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू है px² के आपके नीचे आप जो वैल्यू देख रहे हैं 2me, इसको हमने इसका रूट करके इसका स्क्वायर कर दिया इस तरीके से, और जो 2e वैल्यू है हमारे पास में इसके नीचे हमने जो k का डिवाइड कर दिया और इसे सिंपली जो है रूट ऑफ 2e/k इसके स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पर हमने लिख दिया। तो दोस्तों हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पर इलिप्स की जो है इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास में दीर्घवृत्त या इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है 1 = x² + a² + y² तो इस फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट किया है। यानी कि अब हम यहाँ पर जो है सपोज करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए यहाँ पर जो x है उसको जो हम सिंपली x ही नहीं रहने देंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में जो a वैल्यू है दोस्तों वो हमारे पास में हो जाएगी रूट ऑफ 2e/k, और जो हमारे पास में px² है इसे हम जो यहाँ पर y² सपोज करेंगे दोस्तों, और हमारे पास में b की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी रूट ऑफ 2m इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि यहाँ पर हमारे पास में b जो है वो हो गया रूट ऑफ 2m और a जो है हमारे पास में हो जाएगा रूट ऑफ 2e/k। दोस्तों अब हम बात करते हैं इलिप्स की, यानी कि दीर्घवृत्त की हमारे पास में डायग्राम की, यानी कि हम उसे कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर सिंपली जो है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ठीक है, जिसमें x और y कोऑर्डिनेट है। तो इलिप्स को शो करने के लिए हमारे पास में जो इलिप्स का आपको शेप दिखाई दे रहा है, इस इलिप्स की शेप में जो हमारे पास में a होता है दोस्तों वो हमारे पास में आप सिंपली देख सकते हैं कि x डायरेक्शन में हमारे पास में जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है सिंपली ब्लू एरो में, ये हमारे पास में होती है दोस्तों a। ठीक है दोस्तों, और ये जो है हमारे पास में ये एक्सिस होता है और इसे बोलते हैं हम मेजर एक्सिस दोस्तों। और इस तरीके से हमारे पास में जो वाई एक्सिस पे आपको ये डिस्टेंस दिखाई दे रही है ब्लू एरो में दोस्तों, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए हम फेज ट्राजेक्टरी जो है ड्रॉ करेंगे, और उसका जो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी वो इलिप्स के जैसी होने के कारण इलिप्स के जैसी ही शेप बनेगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हमने सिंपली यहाँ पर फेज जो है स्पेस ड्रॉ किया, px हमारे पास में मोमेंटम है और x जो हमारे पास में पोजीशन को शो कर रहा है। तो हमारे पास में इसको देखते हुए जो हमारे पास में इलिप्स की इक्वेशन है उसको देखते हुए हमने यहाँ पर जो है सबसे पहले b ड्रॉ किया। तो b को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में b की जो वैल्यू दोस्तों वो है रूट 2me। तो रूट 2me को हमने ड्रॉ कर लिया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आप जो
ए हम सबसे पहले हमने ए को ड्रॉ किया रूट ऑफ 2e/k, तो ये हमारे पास में ए वैल्यू होगी। और बी हमने ड्रॉ किया रूट ऑफ 2me। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूट ऑफ 2e/k यानी कि ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास में ए की जो वैल्यू दोस्तों, ये हमारे पास में जो है ए की वैल्यू जो है दोस्तों वो हमारे पास में बी की वैल्यू से स्मॉल है, इसीलिए हमने ये वाला एक्सिस जो है यहाँ पर स्मॉल लिया है इस वाले एक्सिस के कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको जो है ए जो है यहाँ पर बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये वाला एक्सिस जो है दोस्तों बड़ा है, बट यहाँ पर हमारे पास में ये वाली वैल्यू जो है स्मॉल है इस वाली वैल्यू से। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारे पास में एक्सिस जो है वो मोमेंटम वाला जो है यहाँ पर बड़ा है दोस्तों। चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला हमारा एग्जाम्पल है डैम्प्ड ऑस्किलेटर। स्टूडेंट, डैम्प्ड ऑस्किलेटर के लिए हमारे पास में सिंपली जो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में हमारे पास में जो एनर्जी की टर्म थी उसमें से अगर हम सिंपली एक वैल्यू गामा एक्स को अगर जो है सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि ये वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल देते हैं, देन हमारे पास में एनर्जी मिल जाएगी। क्योंकि डैम्प्ड ऑस्किलेटर में हमारे पास में जो एनर्जी होती है वो जो है हमारे पास में पोजीशन के साथ साथ जो है रिड्यूस होती रहती है। और ये जो गामा हमारे पास में टर्म है ये हमारे पास में उसका जो है डैम्पिंग कॉन्स्टेंट है दोस्तों। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। तो अगर इसकी एनर्जी रिड्यूस हो रही है दोस्तों, देन इसकी जो हमारे पास में फेज स्पेस ट्राजेक्ट्री है वो कुछ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर की तरह ही थी, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो लगातार डिक्रीज हो रही है। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास में फेज स्पेस के अंदर जो मोमेंटम और पोजीशन का जो हमारे पास में हमने पाथ ड्रॉ किया था उसमें भी हमारे पास में जो एम्पलीट्यूड था दोस्तों वो जो है लगातार जो है डिक्रीज होगा यहाँ पर। यानी कि आप देख सकते हैं इस तरीके से सबसे पहले मैक्सिमम था, उसके बाद में मिनिमम होते हुए ये लास्ट में 0 हो गया। इस तरीके से हमारे पास में डैम्प्ड ऑस्किलेटर में जो है फेज स्पेस ट्राजेक्ट्री हम ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पार्टिकल इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके लिए जो हम यहाँ पर फेज स्पेस ट्राजेक्ट्री दोस्तों ड्रॉ करते हैं। तो सिंपली जो है हम जानते हैं कि हमारे पास में जो किसी पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है एनर्जी। तो हमारे पास में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हमने ले ली सिंपली p²/2m, और यहाँ पर pz जो है वो हमारे पास में जेड डायरेक्शन में मोमेंटम को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि एक्चुअल में जब हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो उस हाइट को जो है हम जेड एक्सिस में ले रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर मोमेंटम भी जो है pz यहाँ पर यूज में लिया है। और अगर हम यहाँ पर z हाइट पे अगर पार्टिकल को सपोज कर रहे हैं, देन इस केस में हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है दोस्तों वो भी हमारे पास में mgh के अकॉर्डिंग जो है mgz हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास में जो है पोटेंशियल को शो कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये हमारे पास में सिंपली काइनेटिक एनर्जी को शो कर रही है टर्म। ये हमारे पास में इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ से हम जो है z और pz की टर्म में जो है इक्वेशन को निकालते हैं। यानी कि हमने जो है इसे सिंपली चेंज कर लिया, pz की ये वैल्यू हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो pz की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर सिंपली आपको दिखाई दे रही है ±√2m ब्रैकेट e - mgz। दोस्तों यहाँ से जो हम फेज स्पेस अब ड्रॉ करेंगे, तो हमने सिंपली जो है सबसे पहले ये पता करते हैं कि हमारे पास में z की वैल्यू अगर 0 होगी तो pz की वैल्यू क्या होगी, और अगर pz की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास में z की वैल्यू क्या होगी। तो हमने यहाँ पर जो है z और pz जो है फेज स्पेस में ड्रॉ कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास में z 0 है, तो यहाँ पर आप z की वैल्यू 0 पुट करके देखिए दोस्तों। अगर हम यहाँ पर z = 0 पुट करते हैं तो सिंपली हमारे पास में बचेगा ±√2m। ठीक है दोस्तों, और अगर हम यहाँ पर अगर pz को 0 कर लेते हैं, यानी कि अगर हम ये वाली वैल्यू 0 कर लेते हैं, यहाँ पर pz को अगर हम 0 कर लेते हैं, यहाँ पर आप pz को 0 कीजिए दोस्तों, तो हमारे पास में सिंपली जो है e हमारे पास में बचेगा mgz। यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते हो e/mg। यानी कि जब pz 0 होगा तो उस समय हमारे पास में जो है दोस्तों e/mg जो है z की वैल्यू रहेगी। अब जो दोस्तों हम हमारे पार्टिकल जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड है में है उसके लिए जो है यहाँ पर फेज स्पेस ट्राजेक्ट्रीज ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर इक्वेशन में देख पा रहे हैं, हमारे पास में जो z की टर्म है वो हमारे पास में इसमें से यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो रही है। यानी कि जैसे जैसे z जो इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमारे पास में मोमेंटम जो है दोस्तों वो डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टार्टिंग में जब हमारे पास में z = 0 था, यहाँ पर इस पॉइंट पर जब z = 0 है, तब हमारे पास में pz की जो वैल्यू हमारे पास में वो है प्लस में √2m। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में जो है pz की जो वैल्यू दोस्तों वो है प्लस में √2me, ये वैल्यू है। और जैसे ही जैसे हमारे पास में z की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है इस डायरेक्शन में, वैसे वैसे जो है pz की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर डिक्रीज़ होती जा रही है। और जब हमारे पास में pz = 0 होगा उस समय हमारे पास में z की वैल्यू जो है दोस्तों वो हो जाएगी e/mg। यानी कि इस वाले पॉइंट पर हमारे पास में जो z की वैल्यू है दोस्तों वो है mg। इस वाले पॉइंट पर ये हमारे पास में वैल्यू है z की। अगर आगे भी अगर हमारे पास में z जो है इंक्रीज़ होता है
तो अब हमारे पास में पी जेड जो है दोस्तों नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि वो अब यहाँ पर जो एक्सिस है वो नेगेटिव हो गया, और इस प्रकार अब नेगेटिव में इसकी वैल्यू जो इंक्रीज़ होगी, और ये हमारे पास में मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव में 2m, यानी कि ये हमारी जो पॉइंट है वो हमारे पास में हो जाएगा रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ 2m। ये हमारे पास में जो है पॉइंट हो गया। दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इसे नेगेटिव में यहाँ पर इस तरफ जो है ड्रॉ क्यों नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में जो एक्सिस है वो है नेगेटिव जेड एक्सिस। तो नेगेटिव जेड एक्सिस में हमने इसको ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि अगर हम कोई ग्राउंड लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक ग्राउंड है, या हार्ड सरफेस है, ठीक है, और कोई पार्टिकल जो है वो जेड हाइट पर रखा हुआ है। दोस्तों अगर कोई पार्टिकल इस पर बाउंस कर रहा है, या फिर जो ग्रेविटी वो इसे अपनी तरफ खींच रही है, तो दोस्तों वो जो है इस ग्राउंड पर आके रुक जाएगा, यानी कि यहाँ पर आने के बाद में उसकी मोशन समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो नेगेटिव जेड जो है उसमें जो है नहीं जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव जेड के लिए जो है मोशन को शो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है कि अगर कोई पार्टिकल किसी पोटेंशियल वी एक्स इज इक्वल टू अल्फा मोड एक्स, अगर इसमें अगर हमारा पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, तो उसकी फेज स्पेस ट्राजेक्टरीज को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। दोस्तों हम सिंपली जानते हैं कि हमारे पास में टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो हमारे पास में जो गिवन पोटेंशियल एनर्जी है अल्फा मोड ऑफ एक्स, उसको हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के साथ सम करके लिख दिया। अब हम जो है यहाँ पर जो है सिंपली पी एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने अल्फा मोड ऑफ एक्स को जो है के साथ जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन में इधर लाकर, और यहाँ पर हमने जो है पी एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब हम जो है पी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो हमारे पास में जो है प्लस माइनस रूट ऑफ 2m माइनस अल्फा मोड ऑफ एक्स की टर्म में आ जाएगी। दोस्तों अब हम यहाँ पर फेज स्पेस ट्राजेक्टरी ड्रॉ करेंगे जो है इस प्रॉब्लम के लिए। देन सिंपली हम यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम y और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, और y इज इक्वल टू हमारे पास में जो है सिंपली मोड ऑफ x है दोस्तों, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है दोस्तों, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि जब y इज इक्वल टू मोड एक्स अगर हमारे पास में ग्राफ होता है, तो इसका जो ग्राफ होता है दोस्तों वो स्मूथ ना होकर के हमें एक पी की वैल्यू देता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में ये जो वैल्यू दोस्तों, ये वाली वैल्यू, ये एक पीक है दोस्तों, एक स्मूथ कर्व, यानी कि इस तरीके से एक स्मूथ कर्व जो हमको नहीं मिलता है, एक जो पीक हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब हम जो है फेज ट्राजेक्टरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर फेज ट्राजेक्टरी ड्रॉ करने के लिए फेज स्पेस जो है ड्रॉ किया सबसे पहले। तो ये हमने जो है उससे पहले यहाँ पर x और जो है पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालिए। तो हमने सिंपली जो है x इज इक्वल टू 0 पर हम वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू जब हमारे पास में 0 होगा, तो उस केस में हमारे पास में यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 0 पुट करो आप, तो हमें मिलेगा प्लस माइनस ऑफ रूट 2, हमें यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी हमें। और जब हम यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे दोस्तों, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 लेने पर हमारे पास में जो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू दोस्तों वो हमारे पास में सिंपली हो जाएगी यहाँ पर a अपॉन अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास में ये देखिए हमारे पास में फेज स्पेस है, जिसमें हमारे पास में पी एक्स मोमेंटम है और एक्स जो है पोजीशन को शो कर रहा है। तो हमने इसको ड्रॉ किया है सिंपली इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। और यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि हमें पीक भी मिल रहा है, ये यहाँ पर हमारे पास में इस पॉइंट पर जो हमें पीक मिल रहा है। और ये पॉइंट कौन कौन से हैं दोस्तों, ये हमारे पास में जो पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू 0 है, और जब हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू 0 है दोस्तों, तब हमारे पास में पी एक्स की वैल्यू जो है दोस्तों वो होगी प्लस माइनस ऑफ रूट 2 हमें। और ये वाले पॉइंट, इन पॉइंट्स की हम बात करते हैं, देन ये हमारे पास में जो पॉइंट है दोस्तों वो है ई अपॉन अल्फा। ये हमारे पास में ई अपॉन अल्फा पॉजिटिव में, और ये हमारे पास में ई अपॉन अल्फा जो है वो दोस्तों नेगेटिव में है। इस तरीके से हमारे पास में ये फेज ट्राजेक्टरी इस पोटेंशियल। दोस्तों अब हम जो है प्रीवियस ईयर में फेज ट्राजेक्टरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर जो है बात करते हैं। तो ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए हमसे पूछा गया है कि द ट्राजेक्टरी ऑन जेड एंड पी जेड प्लेन ऑफ ए बॉल बाउंसिंग परफेक्टली of a hard surface at z is equal to 0 is given by approximately where friction यहाँ पर is neglected। और हमारे पास में जो मोशन है दोस्तों वो इलास्टिकली है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी जो है उसमें रिड्यूस नहीं हो रही, कमी नहीं आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देखिए ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन आपको बी दिखाई दे रहा है, और ये ऑप्शन आपको सी दिखाई दे रहा है, और ये ऑप्शन आपके पास में डी है दोस्तों। तो दोस्तों इन सभी ऑप्शंस में आप देखिए ये जो स्टार्टिंग के तो जो ऑप्शन है इसमें आप देख रहे हैं कि मोशन जो है वो नेगेटिव जेड जो है उस डायरेक्शन में भी जो आपको शो की गई है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे पास में जेड इज इक्वल टू 0 पर सरफेस अगर हार्ड है, तो नेगेटिव जेड में हमारे पास में मोशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है यहाँ पर गलत हो गए दोस्तों। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी के लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कभी भी फेज स्पेस ट्राजेक्टरीज में जो लाइंस होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि ऐसा फेज स्पेस ट्राजेक्टरी पॉसिबल ही नहीं है जिसमें लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें।
तो हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सी को अदर तरीके से जो है करेक्ट करते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पर जो मोशन है वो इलास्टिकली है, और अगर कोई बॉल जो है वो बाउंस कर रही है, यानी कि वो अगर जंप कर रही है, तो वो पहले जो है जेड से जो है, जैसे मान लीजिए जेड की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो हमारे पास में यहाँ पर मोमेंटम जो है इस तरीके से जो है डिक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल जो है उस पर फोर्स जो है सबसे ज़्यादा लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पर, और वहाँ पर उस पर जो मोमेंटम होगा वो लगभग क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे जेड की वैल्यू जीरो होगी वैसे वैसे तो मोमेंटम मैक्सिमम होगा, और जैसे 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 पार्टिकल हमारे पास नीचे की तरफ आएगा तो हमारे पास में यहाँ पर मोमेंटम जो है सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर हमारे पास में जेड ज़्यादा होगा तो मोमेंटम कम होगा। तो इसी तरीके से जब जेड इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास में मोमेंटम यहाँ पर जो है मैक्सिमम है, और जैसे हमारे पास में जेड इक्वल टू मैक्सिमम हुआ मोमेंटम हमारे पास में जीरो हो गया, देन अगेन जो है बॉल जंप करेगी, देन अगेन जो हमारे पास में यहाँ पर जो मोमेंटम है वो मैक्सिमम हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास में एक जेड की वैल्यू था। अगर हम दूसरी जेड की वैल्यू अगर ड्रॉ करते हैं देन सेम ट्रैजेक्टरी बनेगी, बट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों जो तीनों लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, और शो ये एक ही केस कर रही है कि z की वैल्यू मैक्सिमम देन pz की वैल्यू मिनिमम, pz की वैल्यू हमारे पास में मैक्सिमम देन z की वैल्यू मिनिमम। इस तरीके से हमारे पास में ये मोशन होगी, और इसमें एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने फ्रिक्शन को यहाँ पर जो है नेग्लेक्ट सपोज कर लिया है दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि एक सिंपल पेंडुलम है जो कि स्मॉल ऑस्किलेशन कर रहा है। अब हम इसे वाटर में जो है इमर्ज कर देते हैं, डुबो देते हैं। तो इनमें से कौन सा हमारे पास में फेज स्पेस डायग्राम जो है इस सिस्टम की मोशन को हमें शो कर रहा है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है उसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहले हमारे पास में मोमेंटम की कोई वैल्यू थी, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर बढ़ी वैसे वैसे जो हमारे पास में मोमेंटम जो है कम होता चला गया इस तरीके से। तो ये हमारे पास में धीरे धीरे जो है उसकी जो मोशन है वो कम होती गई, मोमेंटम कम होता गया, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रुक जाएगा। तो बिल्कुल हमारे पास में पेंडुलम जो उसकी मोशन कुछ इसी तरीके से होगी कि स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी, मैग्नीट्यूड जो है उसका ज़्यादा होगा सबसे, और बाद में धीरे धीरे जो है यहाँ पर उसमें डैम्पिंग होगी, और वो जो है अपनी जो माध्य स्थिति है उसकी तरफ जो है यहाँ पर आता चला जाएगा। तो ये हमारे पास में फाइनली जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शन की। तो अदर ऑप्शन में आपसे देखिए कि यहाँ पर आपका एरो की जो है वो बाहर की तरफ है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि आपके पार्टिकल की मोशन जो है सेंटर से स्टार्ट हो रही है दोस्तों, और उसका जो हमारे पास में मैग्नीट्यूड है जो उसका ऑस्किलेशन का वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने उसे यहाँ पर वाटर में जो है सिंक किया है। यानी कि यहाँ पर जो है इसकी जो मैग्नीट्यूड है एम्पलीट्यूड का वो यहाँ पर डिक्रीज ही होगा दोस्तों, इंक्रीज नहीं होगा। यानी कि ये ऑप्शन जो हमारा सिंपली यहाँ पर गलत हो गया। और ये ऑप्शन आपको शो कर रहा है कि उसका जो एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड है वो जो है सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो ये भी हमारे पास में गलत हो गया, और ये भी हमारे पास में गलत है क्योंकि इस तरह की कोई भी मोशन जो है यहाँ पर नहीं हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड लगातार डिक्रीज ही होगा एक मैक्सिमम वैल्यू से। तो हमारा जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो यहाँ पर करेक्टली जो है इस प्रॉब्लम को जो है शो कर रहा है सिंपली। तो हम चलते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम की तरफ। हमारी अगली प्रॉब्लम है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ट्राजेक्टरी इज नॉट पॉसिबल फॉर ए पार्टिकल ओबेइंग हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। दोस्तों मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि कोई भी फेज स्पेस डायग्राम जो है या फेज स्पेस ट्राजेक्टरी जो है उसमें हमारे पास में पाथ जो है एक दूसरे को जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में इस ऑप्शन में भी हमारे पास में फेज ट्राजेक्टरीज एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसमें भी नहीं कर रही है, इसमें भी नहीं कर रही है। एक ही हमारे पास में ऑप्शन है जिसमें फेज ट्राजेक्टरीज यानी कि जो लाइन्स है वो एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो हमारे पास में जो ये फेज स्पेस ट्राजेक्टरीज है ये गलत है दोस्तों। ऐसा कोई भी जो है रिप्रेजेंटेशन फेज स्पेस में नहीं होता, और हमसे यही पूछा गया कि कौन सी जो है फेज ट्राजेक्टरीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी जो हमारे पास में यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा।